जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि 11 फरवरी को आर का एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, और उसमें कई लोगों ने ये बताया, हालांकि वो एग्ज़ाम रद्द हो गया है, पूरी तरीके से नए तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है बहुत जल्द। तो उसमें कई लोगों ने ये बताया कि भाई साहब अब PYQ का रोल ख़त्म हो गया है, क्योंकि PYQ ज़रा देखने को नहीं मिला एग्ज़ाम में। या मैं सीधे सीधे बोलूँ कि घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है, घटना चक्र पूर्वावलोकन, अब इसको पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, केवल बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बार ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज मैं आप लोगों को पूरा प्रूफ दूंगा क्वेश्चन दिखाकर, घटना चक्र से, केवल घटना चक्र से, कि किस पेज नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आपको मिला है। और लगभग 60 से 65 प्रश्न आपके केवल PYQ से थे, वो भी डायरेक्टली, दोनों चीज़ बता रहा हूँ, डायरेक्टली भी थे और इनडायरेक्टली भी थे। इनडायरेक्टली किससे? केवल घटना चक्र पूर्वावलोकन से। अगर आपने अच्छे से पढ़ा था तो आपको मिले होंगे, और जिनको लग रहा है कि घटना चक्र पढ़ने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, या घटना चक्र का मतलब है केवल PYQ पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, चाहे वो घटना चक्र की हो, चाहे किसी भी, चाहे यूथ कंपटीशन टाइम्स की हो, कि इसको पढ़ने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आज मैं आपको केवल प्रूफ देने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं, पहले क्वेश्चन देखेंगे, पेपर कौन सा आया था, उसके बाद वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो घटना चक्र में दिया हुआ है, जिससे आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते थे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो को पूरा देखना, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन जो आया हुआ था बुकलेट में, ठीक है। उसके बाद घटना चक्र का क्वेश्चन, क्लियर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो देखिए मैं बुक जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ पे आ चुका हूँ। पहले जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, पहले क्वेश्चन जो पेपर में आया था वो रहेगा, उसके बाद जो घटना चक्र में क्वेश्चन आया था वो रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो मेरे पास बुकलेट है, उसमें ये प्रश्न आपका तीसरे नंबर पे है। साइंस का प्रश्न था, क्या था कि कथन कारण वाले प्रश्न थे, ठीक। काफ़ी अच्छे प्रश्न आए थे। प्रश्न था कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। कारण दिया हुआ था ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है इस वजह से। अब इसमें कौन सा सही था, तो इसको आप PYQ में कहाँ ढूंढते, क्या PYQ का था ये? तो देखिए, आज मैं केवल क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर रोज़ सॉल्व कराते हैं हम लोग, लेकिन आज मैं केवल आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि कहाँ से प्रश्न आए हुए थे, ताकि आप जब अगली बार पढ़ो तो पढ़ने में एक कॉन्फिडेंट, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ ये बुक जो है पढ़ने से फ़ायदा होता है। घटना चक्र हो या यूथ की हो, कोई भी बुक हो, PYQ से पढ़ने से फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये बुक देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था वो आपका ये सेम क्वेश्चन है। देखिए सेम क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ये सेम क्वेश्चन आपको मिल चुका है, 67 नंबर है, और इसका C उत्तर सही है, A सही है, R गलत है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन। एक चीज़ और, मैंने इस पर वो लिखना भूल गया हूँ, पेज नंबर। तो पेज नंबर वाला पूरी जो PDF है, कौन सा क्वेश्चन किस पेज नंबर पे है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि पूरा PYQ से था, यहाँ आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न था, हाँ ये प्रश्न आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया होगा, कि क्या था प्रश्न, परासरण क्या होता है, परासरण के संबंध में कौन सा सही बता देता। यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक विलयन के मध्य रखी जाए तो विलयन के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। एक चीज़ और, जो क्वेश्चन आंसर है PYQ का मतलब होता है कि आप पहले तो PYQ को इतने अच्छे से पढ़िए कि, और उसका एक्सप्लेनेशन, PYQ का एक्सप्लेनेशन भी इतने अच्छे से पढ़िए ताकि वहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक। आपने देखा होगा कभी कभी कट ऑफ बढ़ जाती है, इसका मतलब रहता है कि जिसने अच्छे से पढ़ा है। और दूसरी चीज़, जो उस पेपर में है PYQ की संख्या बढ़ गई है, 60 PYQ आ रहे थे, 70 आ गए हैं, और जिसने बहुत अच्छे से PYQ पढ़ा है उसके 70 में से कम 68 तो सही होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से कट ऑफ बढ़ जाती है, और कट ऑफ जब घट जाती है इसका मतलब है कि थोड़ा पेपर टफ बना है, इसका मतलब है PYQ घट गए हैं। खासकर UPPSC आयोग में बता रहा हूँ, चाहे वे RO चाहे UPPCS प्रीलिम्स हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं।
विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। अब ये क्वेश्चन कहाँ था, देखिए ये आपके पेपर में आया था और ये रहा आपका प्रश्न जो बुक में दिया हुआ है। परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल के तनु घोल की ओर जाते हैं। खैर, इसका आप अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है, परासरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक प्रवाह प्रचलन तनु विलयन में सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। उसमें भी कहा था सांद्र विलयन की जाते हैं, ये सही हो गया। ठीक है, प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है, जबकि उसमें क्या बोला, विलायक पर लगाया जाता है। ठीक, तो यहाँ से आपको आराम से ये वाला क्वेश्चन मिल गया। अब यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, उसमें विलायक दिया हुआ मतलब गलत है, यहाँ विलयन दिया हुआ है। क्लियर है, तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको PYQ का अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं फटाफट से, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। एक ये प्रश्न है, क्या था, हम लोग शायद तीसरे प्रश्न पे चल रहे हैं, आप लोग काउंट भी करते रहना कि अब पूरे प्रश्न करेंगे नहीं, बाकी मैं PDF डाल दूंगा आपको। ये देखिए एक प्रश्न आया था, एक तरफ विटामिन थे, विटामिन C, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B1 मिलान करना था। ये प्रश्न आया हुआ था, ये मेरी बुकलेट में जो मुझे बुकलेट मिली है वो 8 नंबर पे था। ठीक है, तो अब ये प्रश्न डिक्टो ध्यान से देखो, विटामिन C, फॉलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B1। अब देखिए विटामिन C, फॉलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B1 बिल्कुल डिक्टो प्रश्न है। मतलब ये वाले प्रश्न जो है सेम टू सेम है, सेम टू सेम। वो होता है ना कि एक भी ऑप्शन भी ऊपर नीचे ना हो, ये वही वाला प्रश्न है कि डिक्टो वैसे का वैसे ही रख दिया गया है। और ये आया कब था, 2015 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपका एक डिक्टो प्रश्न था, इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। आगे एक ये प्रश्न आया था, आपने देखा होगा, मिनी माता रोग का कारण क्या है। मिनी माता होता है, एक इटाई रोग होता है, एक ब्लू सिंड्रोम होता है, कई कन्फ्यूजन हो जाता है उसमें। ठीक है, तो अब ये प्रश्न कहाँ था, तो ये प्रश्न आपका डिक्टो आप देखिए, ये था 2014 में आया हुआ प्रश्न था। मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होता है, किसके कारण, पारा के कारण, पारा के कारण। और इसमें क्या दिया हुआ था, मरकरी या पे पारा एक ही बात होती है। ठीक है, ऑप्शन डी। बताइए PYQ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं, एक ये प्रश्न देखिए, गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है। एक ये प्रश्न आया हुआ था और इसको सभी को पता होगा वैसे, लेकिन ये भी PYQ था, जो कि ये रहा आपका 2015 UPPCS री एग्जाम में आया था कि गुर्दे की पथरी किसी वजह से बनती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी यहाँ पर सही था, 2015 में आया हुआ था। ठीक, और देख लेते हैं, और देखिए अभी देखते रहिए आप लोग। हाँ, एक ये प्रश्न था, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। जो सैयद वंश के सुल्तान हैं उनका कालक्रम बताना है। अब देखिए अगर आप UPPCS दे रहे हो तो ये जो सैयद वंश क्या है, आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में अपने गुलाम वंश से पढ़ना स्टार्ट किया होगा, सैयद वंश तक आए होंगे, सैयद वंश, फिर उसके बाद लोधी वंश। ठीक है, तो आपने सबके जो संस्थापक है उसको आपको तो अच्छे से पता ही होगा। क्यों पता होगा, क्योंकि आप UPPCS दे रहे हो, और UPPCS दे रहे हो तो ये क्वेश्चन बच्चों वाले होते हैं। अब आपको पता है सैयद वंश का संस्थापक कौन है, खिज्र खां है। ठीक, तो कुल मिला के पहले नंबर पे ये आना चाहिए। अब आपको नहीं पता है, ठीक है, तो नहीं पता है तो उसी का आपको दिया था PYQ में दिया था। देखिए इसमें देखिए मुबारक खां आलम शाह ये दिया हुआ है, और इसमें भी देखिए मुबारक शाह और आलम शाह, ऑप्शन डी ये दिया हुआ है। तो ये आपको पता है, क्यों पता है, क्योंकि संस्थापक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है। उसके बाद जो आपके 2-3 दिए हुए हैं वो आपके PYQ से थे, आप आराम से मैच करा के कर सकते थे। ठीक है, ये भी एक तरीके के PYQ है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। ठीक, उसके बाद देखें एक ये प्रश्न था, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि मुग़ल शासक जो उत्तरकालीन मुग़ल होते हैं, उत्तरकालीन मुग़ल, उनका कालानुक्रम बताना था। फर्रुखशियर, जहांदार शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। अब ये क्या PYQ में आया था क्या, कभी, बिल्कुल आया था। कब, देखो 2018 में, 2018 का पेपर था UPPCS प्रीलिम्स का, उसमें आया था। और इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन बी आपका सही है, मतलब
बी के बाद डी, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह। पहले जहांदार शाह आएगा फिर मोहम्मद शाह आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते थे जहांदार शाह, मोहम्मद शाह दोनों दिया हुआ था, दोनों, मतलब 2 के बाद 4 आना चाहिए, 2 के बाद 4 आना चाहिए, जो आया था PYQ उसके अनुसार कि भैया पहले 2 आना चाहिए उसके बाद 4 आना चाहिए। इतना हम PYQ से अच्छे से पढ़ सकते थे, क्योंकि मैंने PYQ बहुत अच्छे से पढ़ा है, तभी ये कर पाऊँगा, वरना नहीं कर पाऊँगा। अब 2 के बाद 4 तो आया नहीं है, तो पहले आ गया, काट दो। 2 के बाद 4 तो आया नहीं, पहले आ गया, काट दो। 2 के बाद 4 तो आया नहीं, पहले आ गया, काट दो। बचा क्या? ऑप्शन है, ऑप्शन है सही है। PYQ से बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता था, मानते हो कि नहीं बात? ठीक है, जहाँ गड़बड़ लगे जरूर बता देना कमेंट करके। आगे देखें, एक ये प्रश्न आया था, सूची 1 सूची 2 मिलान करना था, ठीक है। तो इसमें मिलान करने को क्या था, फुतूह उस सलातिन, फुतुहात ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, खजाइन उल फुतूह, 4 थे और मिलान करना था कि ये किन की रचनाएं हैं। कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, ये आप देखिए, ये आप देखिए, और इसमें आप अच्छे से देखिए, लिखा हुआ है तारीख फिरोज शाही, इसकी है जियाउद्दीन बर्नी की, ठीक है। उसके बाद देखो ये कब आया है, 97 में आया है, 1997। उसके बाद देखो ये लिखा हुआ है खजाइन उल फुतूह, ये किसकी है, अमीर खुसरो की, ये कब आया है, 21 में आया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के 2 स्टेटमेंट हमें मिल गए, 2 पुस्तकों के नाम, सॉरी 2 रचनाओं के नाम मिल गए। क्या मिल गए? तारीख फिरोज शाही, खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की थी और तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की थी। तो सी का हो गया चौथा, सी का चौथा हो गया, तो ये कट गया, ये कट गया, और डी का हो गया तीसरा, तो ऑप्शन इज़ द राइट। बताओ, यहाँ से आप PYQ से अच्छे से कर सकते थे कि नहीं? बिल्कुल आराम से कर सकते थे, तो ये भी PYQ का ही माना जाएगा। और देखिए, और देखिए, कायदे से दिखाता चलूँ आज, ठीक है ना, जल्दी जल्दी दिखाएंगे, दिक्कत नहीं है। देखिए, कुछ क्वेश्चन थे आपके लॉजिक पर बेस्ड थे, PYQ थोड़ा बहुत था लेकिन लॉजिक पर बेस्ड थे। जैसे ये क्वेश्चन था, साइमन कमीशन का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार था कि इसने 2 बार भारत का दौरा किया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। अब इसको लॉजिकल कैसे, PYQ बाद दिखाऊंगा, पहले लॉजिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जो दूसरा स्टेटमेंट है, इसने बोला है कि साइमन कमीशन का दूसरा दौरा इस डेट को था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फिक्स है कि उसने दूसरा दौरा किया था। बात समझिए आप, बात अच्छे से समझिए। इसने कहा है कि जो दूसरा दौरा था इस डेट को था, इसका मतलब है साइमन कमीशन ने दूसरा दौरा किया था। अब कब किया था वो नहीं पता, डेट हमें नहीं पता सही है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने 2 बार भारत का दौरा किया, ये तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। अब पहला बिल्कुल सही है तो ये हटा दो और केवल 2 हटा दो। अब देखो, इसने बोला है दूसरा दौरा 1929 से 30 तक किया, ठीक है। और देखिए, मैंने ये देखिए, इसमें दिखा हुआ है कि कब आया था, 28 में आया था, 27 में नियुक्त हुआ था, 28 में आया था। और ये शायद मैं लगाना भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको दे दूंगा, मैं PDF दे दूंगा इसकी, ये भी मिला था मुझे, ठीक है ना, ये मैं PDF दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आगे देख लेते हैं। एक ये प्रश्न था बहुत ही अच्छा पॉलिटी से, कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची, आपने अनुसूची अच्छे से पढ़ी है। अनुसूची में आया था कि 6वीं अनुसूची में कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्यों की बात की गई है। अगर मैं ओरली बताऊं तो 6वीं अनुसूची में क्या है, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में विशेष अधिकार के बारे में है। वो कौन कौन से हैं हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। PYQ में था क्या, बिल्कुल था। ये देखिए 2016 में आया हुआ था 6ठी अनुसूची, तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कोई दिक्कत नहीं है। मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ऑप्शन बी मार दो। असम भी है वैसे, लेकिन असम PYQ में नहीं था। PYQ नहीं भी लगाओगे, हटा दोगे इसको, तो भी आपका बी ही सही है ना। तो कुल मिला के ये भी आपका पूरा का पूरा डिक्टो सेम टू सेम PYQ से था। और देखो, और देखिए, और देखिए,
एक ये प्रश्न था, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हालांकि ये बेसिक क्वेश्चन था, आप आराम से बिना पीवाईक्यू के कर सकते थे, लेकिन फिर भी। तो देखिए, इसमें जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष नहीं है, ये 21 वर्ष है। ठीक है, 21 वर्ष है। खैर, इसका दिखा दूँ, ये आपका क्वेश्चन आंसर में शायद घटना चक्र नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका जो थ्योरी थोड़ी सी उसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आप पढ़िए। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। आपने पढ़ा स्टेटमेंट, 21 वर्ष। ठीक, थोड़ा जूम कर लेना। उसके बाद दिया हुआ है कि 243 टा के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या कराएगा, वोटिंग कराएगा। और इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा सही है, कि चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। पंचायतों का चुनाव कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। पूछा क्या गया था कौन सा सही है, तो बस सी वाला सही है। यहाँ से आप ये कर सकते थे। पीवाईक्यू है ये, घटना चक्र का है, सॉरी घटना चक्र का है, पीवाईक्यू नहीं है, घटना चक्र से आया है। यहाँ मेन घटना चक्र की बात होगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। अब यहाँ प्रस्तावना के जो शब्द हैं, प्रस्तावना में कुल 85 शब्द थे, 3 जोड़ दिए गए थे संशोधन के बाद, तो अब टोटल 88 शब्द हो गए थे। उन शब्दों का क्रम पूछा गया था, तो कौन सा सही था। ये कब आया था, ये देख लेते हैं। तो देखिए, ये एक आया प्रश्न था 2008-9, 2 बार आया था। ठीक है, इसमें कौन सा सही था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पूछा क्या गया था 1950 तक, लेकिन वो तो करंट का था ना। तो अब नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी, लेकिन समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता बाद में जोड़ दिया गया था। ठीक है, जब बाद में जोड़ा गया, प्रश्न क्या बन के आया, प्रश्न बन के आया कौन सा सही है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। देखिए, यहाँ पे 2 तरीके हैं, आपको क्रम लगाना रहेगा। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आपका स्टार्टिंग में आता है, पहले नंबर पे आता है, इसको हम लास्ट में नहीं कर सकते। ये प्रस्तावना की खासियत है कि उसके शब्द हैं बिल्कुल क्रम से लगे हुए हैं, और क्रम से ही आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा क्रम सही है। ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही था, आराम से इसको आप कर सकते थे पीवाईक्यू से। और देखिए, और क्या है, एक ये प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करना है, तो पहला स्टेटमेंट क्या था कि ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इन्हें न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। 2 स्टेटमेंट थे, कौन सा सही था बताना था, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो, तो भाग 4 की बात कर रहा है, जो कि डीपीएसपी है, और इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे, परिवर्तनीय होंगे। अब बोला गया है कौन सा सही है, तो 2 और 3 सही है, इसका मतलब पहला गलत है, परिवर्तनीय नहीं होंगे। और इसमें क्या बोला गया है, परिवर्तनीय नहीं होंगे, इसका मतलब है सही है, ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, दूसरा है कानून निर्माण के सिद्धांतों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी आपका सही है। ये कैसे सही है, ये कैसे सही हो गया, देखिए इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, मतलब इनके जो लागू करने की शक्ति है, पावर है, वो पूरे राज्य के पास होगी। तो ये आपका सही है। ठीक है, और तीसरा देखो सही भी है, ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, बिल्कुल सही, दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही था। ठीक, ये 2020 में आया था, और उसमें भी आपका सेम टू सेम यही दोनों स्टेटमेंट दिए हुए थे। ठीक है, बस थोड़ी सी भाषा गड़बड़ थी। अब देखो, उसी का मैटर होता है कि अगर भाषा गड़बड़ है, इसी वजह से आपसे बार बार बोला जाता है कि रिवीजन करिए। रिवीजन जिसने ज़्यादा किया होगा उसको आराम से ये दोनों स्टेटमेंट रट गए होंगे और आराम से वो कर लेगा। बस यही फ़ायदा होता है रिवीजन का, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आगे देखें, और भी क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल है। ये देखिए, एक आर्टिकल से क्वेश्चन आया था, आर्टिकल से 2 क्वेश्चन आए थे। तो आर्टिकल 26, 40, 98, 239 और मिलान करना था। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। इसको कैसे कर सकते थे, तो देखिए यहाँ से 2009 का क्वेश्चन था, और यहाँ से आपको आर्टिकल 26 आराम से मिल जाता। धार्मिक कार्यों के संबंध की स्वतंत्रता, एक मिल गया।
दूसरा आपको मिल जाता है यहाँ से आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 2 आर्टिकल मिल गए, 4 आर्टिकल थे, 2 मिलान करते 2 अपने आप मिल जाते, हो जाता क्वेश्चन। बताइए पीवाईक्यू का रोल समझ में आया आपकी कितना अच्छा है, और घटना चक्र का रोल कितना अच्छा है। और देखो और है कथन कारण, लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। उनमें आमतौर पर नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन देखिए 2013 में आया था, और इस क्वेश्चन का आप ये देखिए एक्सप्लेनेशन कि मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। बिल्कुल सही है। ये मिट्टी में सामान्यतः लोहे एल्यूमिनियम की समृद्धि होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, जैविक पदार्थ, जैविक मतलब ह्यूमस की कमी होती है। बिल्कुल सही है, कमी होती है, जैसे कि स्टेटमेंट दिया था कमी होती है। तो यहाँ से आप ये मिल गया आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से। जरूरी नहीं सभी क्वेश्चन आपको केवल क्वेश्चन आंसर से ही मिल जाए, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और देखिए भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। अच्छा देखिए 2007 में आया था, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा है। भारत ही सबसे बड़ा है, लेकिन भारत में भी सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल है। इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन हटा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें लिखा हुआ था। और देखो पीली क्रांति, पीली क्रांति का उत्पादन, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, ना कि जूट उत्पादन से। ये 2017 में आया था। ठीक है, तो यहाँ से आप ये 2 क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन बना है इस बार, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और देखो और क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ी बहुत और है वो करा देता हूँ, बाकी मैं PDF डाल दूंगा, आप आराम से देख लेना। लेकिन अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। ठीक है ना, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को आप लोग, ताकि हम लोग बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें, वो भी ऑथेंटिक, लिमिटेड। इंपॉर्टेंट क्या है कि लिमिटेड कंटेंट, लिमिटेड कंटेंट में क्वेश्चन फंसाने की गारंटी। खैर देखते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यूपी स्पेशल भी अच्छा खासा आया था। तो देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो ये 2 स्टेटमेंट थे, अब इनमें से कौन सा सही था। देखिए ये था कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 9 है। आ गया देखो डिक्टो, और देखो आर में ही आया हुआ है। दूसरा आपका एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ोगे पीछे का, उसमें दिया हुआ है कि देखो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, ऐसे दिया हुआ, सॉरी बुंदेलखंड क्षेत्र, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 आर्थिक क्षेत्र में मिल गए और 9 कृषि जलवायु क्षेत्र मिल गए। इन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन इस बार बनाया गया। बताइए, यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, और देखिए और भी क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल है। भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। ये क्वेश्चन आया था, एक 72 नंबर पे था मेरी बुकलेट में, और ये क्वेश्चन आपको डिक्टो मिल जाएगा 2000 और 2004 में आया 2 बार। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। कब, 1872 में। बताइए, पूरा मिल गया क्वेश्चन डिक्टो। और देखिए और भी क्वेश्चन है, और लास्ट में मैं कुछ बताने वाला हूँ, उसको अच्छे से देखना। हाँ, ये क्या था, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात इस बार पूछा गया था अच्छे से। क्या था, ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है, यह जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये PYQ में कहाँ पे था। तो 2003 में आया था विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में। तो पहले तो ये आपका जाम्बेजी नदी पर है। दूसरी चीज़, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। बताइए, 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर, इससे आपके एक क्वेश्चन पूरा बन गया स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तो आराम से ये देखिए PYQ मिल गया इससे। और दिखाता हूँ, और भी है क्या। हालांकि ये वाला क्वेश्चन भी PYQ से था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये थोड़ा सा टफ मैं कह सकता हूँ, सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी सुमेलित नहीं था, कृषि प्रणाली वाराणसी में नहीं है, ये मेरठ साइड है शायद। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ था मोदीपुरम उत्तर प्रदेश। ये आप जब एक्सप्लेनेशन देखोगे, मोदीपुरम उत्तर प्रदेश। हालांकि इसको मैं नहीं मानता हूँ, तो इसको मैं हटा दूंगा। ठीक, इसरो द्वारा लॉन्च मंगलयान
मंगलयान के बारे में था। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। इसमें कौन सा सही है? देखिए, जब आप बुक देखोगे तो उसमें स्टेटमेंट जो एक्सप्लेनेशन है उसमें मंगलयान के बारे में दिया हुआ है कि 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। अब 2014 में प्रवेश किया है, 2014 में प्रवेश किया है, लेकिन वहाँ बात क्या कर रहा है, कब उड़ा था, कब प्रक्षेपित हुआ था, कब लॉन्च हुआ था। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप हल्का सा लॉजिक ये लगा सकते हो कि चांद के बहुत दूर है, चंद्रमा से बहुत दूर है मंगल, चंद्रमा पर पहुंचने में टाइम लगता है तो मंगल में पहुंचने में और दुगना टाइम लगेगा। 2013 में लॉन्च हुआ इसी वजह से, और इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा गया, MOM। और यही आपका डिक्टो APS में आया था क्वेश्चन, जनवरी में पेपर हुआ था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लॉजिक लगा सकते थे आराम से। और देखिए, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, ये भी आया था क्वेश्चन। और इसका PYQ कहाँ मिलेगा, तो ये देखिए 2016 में आया था कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो महान्यायवादी। महान्यायवादी प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है, वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर अपना कार्य कर रहा है। वेतन भत्ते, टाइम ड्यूरेशन सब कुछ राष्ट्रपति तय करेगा। उसके बाद देखो ये लिखा था कि महान्यायवादी के में कि लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लोकसभा के किसी समिति के सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मत कर सकता है, मत नहीं कर सकता, मत नहीं कर सकता, केवल 1 2 3 सही है, चौथा गलत है, मत नहीं कर सकता। और देखो यहाँ पे आप आइए, क्वेश्चन में क्या बोला था कि वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। बिल्कुल सही। क्यों हकदार नहीं है? क्योंकि वो मत नहीं कर सकते। मत कर रहे होते तो वो सांसद ना होते सीधे, सोचो। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है, तो इसमें केवल B आपका सही है, सॉरी केवल 2 आपका सही है। तो ये भी आप आराम से PYQ का अच्छे से एनालिसिस करके कर सकते थे। और भी है क्या? हाँ, ये एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आर्टिकल से आए थे, जिसमें बोला गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन D आपका सही था कि ये वाला सुमेलित नहीं है। 124 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ये आपका गलत है। मतलब कुल मिला के यही सही है, क्योंकि ये गलत है, यही सही है। अब ये कहाँ मिला 124, तो ये आप देख सकते हो, जो घटना चक्र में पिछले 1 2 पेज पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अच्छे से, थ्योरी बेस वो लिखा है। इस संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। तो इसमें क्या बोला है, 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 129 होना चाहिए। तो ये भी आपका एक तरीके से घटना चक्र का पूरा बेस है। और है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत और है, देख लेते हैं फटाफट से। ये आया था रॉकेट किस सिद्धांत प्रकार करता है, सबको पता था, सबको पता होगा, बेसिक तैयारी कर रहे हैं आप लोग। तो संवेग संरक्षण, ठीक है ना, संवेग संरक्षण ये आपको 2021 RO में ही आया था, 2021, बड़ी बात है। चलिए, ये था ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, इसके बारे में ये क्वेश्चन आया था। तो इसके PYQ 1999 में ये प्रश्न आया था, और क्या था, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है, मतलब उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर वहीं पे है। कुल 2300 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन में क्या आया था इस बार, 2500 किलोमीटर, मतलब वो गलत था, 2500 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान देना। आप यहाँ पे देखोगे तो 2500 किलोमीटर नहीं है, 2300 है, ठीक है ना, पहला सही है, उत्तर पूर्वी। क्यों, क्वींसलैंड वहीं पे है। आगे और भी है। हाँ, ये क्वेश्चन आया था पर्वत महाद्वीप, पर्वत महाद्वीप मिलान करना था, तो इसको भी PYQ था क्या, बिल्कुल था। आप यहाँ से एक 2012 में प्रश्न आया था, यहाँ से आप एंडीज उठाते हैं, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। और एक आया था 2016 में, यहाँ से आप आल्प्स पर्वत उठाते, जो इंग्लैंड की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये दोनों उठाते, 4 पूछा गया था, 2 PYQ से मिल गए, चारों मिल जाते आराम से।
और देखिए पीवाईक्यू से क्या था, ये एक फेमस क्वेश्चन था कि पश्चिमी घाट की जो दर्रे हैं उनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना था, और ये आपको आराम से जो दर्रे वाला एक ग्राफ था, छोटा सा ग्राफ था, वो आपको आराम से मिल जाता। आप यहाँ पे देख सकते हो कि थाल घाट भोर घाट महाराष्ट्र में है और पाल घाट केरल में है। कुल मिला के पहले थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, ऊपर से नीचे आराम से मिल जाता। ठीक, और भी था क्या कुछ, एक ये देखिए, एक ये प्रश्न देखिए, तेल शोधक शाला और राज्य, जी प्रश्न आया था। बरौनी, बुगाईगांव, बीना, कोयली सब कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए पीवाईक्यू आपको आराम से एक ही क्वेश्चन में बरौनी और कोयली मिल गया, कोयली मिल गया, दो मिल गए, दो आराम से मैच हो जाते, काम खत्म। और ये आया था 2010 में। ठीक, और देखते हैं, एक ये प्रश्न आया था उत्तर प्रदेश जीके का कि अकादमी का नाम और स्थापना वर्ष। राज्य ललित कला अकेडमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट अकेडमी, भारतेंदु नाथ अकेडमी, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या। स्थापना कब का, वही मिलान करना था। ये क्वेश्चन कहाँ था, ये भी पूर्वावलोकन से ही था, घटना चक्र की। सेम क्वेश्चन देखिए 2014 में आया था क्वेश्चन। भातखंडे, राज्य ललित कला अकेडमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट अकेडमी, भारतेंदु। बताइए सेम क्वेश्चन है कि नहीं पीवाईक्यू। और देखिए, और दिखाते हैं, और क्या है। हाँ, एक ये प्रश्न था, ये भी आया था कि नृत्य थे और राज्य, कौन सा नृत्य किस राज्य का है। तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथक कहाँ कहाँ का है। सेम टू सेम क्वेश्चन 2015 में आया था, और इसका आप एक्सप्लेनेशन, इसी के एक्सप्लेनेशन से शायद इस बार क्वेश्चन बना दिया गया था। भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया। बताइए ठीक है, पीवाईक्यू से है कि नहीं, घटना चक्र से। और देखिए उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के बारे में क्वेश्चन आया था, तो इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ है, ये रहा। ब्रज क्षेत्र का कौन सा है, चरकुला, मतलब चरकुला जो है ब्रज क्षेत्र का है, लेकिन क्वेश्चन है क्या आया था, अवधि का है, तो गलत हो गया। चरकुला ब्रज भूमि का लोक नृत्य है। यह नृत्य रथ के पहिए पर घड़ा रखकर किया जाता है। ठीक है, ये 2008 में आया था। इस बार क्या आया था, इस बार आया था कि ये अवधि क्षेत्र का है, गलत, ये ब्रज क्षेत्र का है। यह बहुस्तरीय गोला का लकड़ी का कोई काम नहीं, रथ के पहिए पर किया जाता है घड़े रखकर। बताइए, दोनों गलत थे, तो ना तो ये डी सही था आपका। और आया था क्या प्रश्न, और पीवाईक्यू थे क्या, और पीवाईक्यू थे क्या। हाँ, ये देखिए, उत्पादन जिला ओडीओपी से आया था, यूपी के, और यूपी का ओडीओपी 75 जिले के 75 ओडीओपी आपको अच्छे से रटे होने चाहिए, बेसिक है ना। इसमें पीवाईक्यू आए भी ना आए भी, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी ये आया था, और इसमें आपको पूरा का पूरा ग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे देखो, ये कौसाम्बी का आ गया था, औरैया का आ गया था, और ये देखो, हाँ, ये प्रतापगढ़ का आ गया था, आंवले वाला, है ना। तो सारे क्वेश्चन आपके ये आ गए थे। और है क्या, और देख लो एक, उसके बाद काम की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाट अकेडमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 65 में हुई थी, ये वाराणसी में स्थित है। बताइए, दो क्वेश्चन रिपीट हुए थे उसी पेपर में, संगीत नाट अकेडमी, एक आपका मिलान करने को आया था, आपको याद हो, अभी मैंने कराया 2-3 क्वेश्चन पहले। स्थापना वर्ष कब था वो मैं बता चुका हूँ उसमें। ये वाराणसी में नहीं है, ये लखनऊ में है। ये चारों लखनऊ में, जो चार मैंने बताए थे वो चारों लखनऊ में है, वो आपको एक्सप्लेनेशन में आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीके से पीवाईक्यू था। तो इतने क्वेश्चन, और भी हैं क्या। हाँ, ये देख लीजिए, इसी में है, राज्य ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, ये सारे चारों, ये चारों कहाँ पे हैं, ये चारों आपके लखनऊ में है, राजधानी में। आराम से एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अब करते हैं काम की बात। तो अब मैं आ गया हूँ ब्लैंक पेज पे, और आपने अच्छे से देख लिया है कि कितने प्रश्न आए थे पीवाईक्यू से, और मैंने आपको कायदे से प्रूफ दे दिया है। प्रूफ क्या दिया है कि आपको घटना चक्र, जो कुछ लोग कह रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन का अब काम खत्म हो चुका है, अब उतने प्रश्न नहीं आते हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है, तो भैया उसको एक बार भेज देना ये वीडियो। ठीक है।
पीवाईक्यू का क्या कितना बेहतरीन रोल है। मैंने आपको फिर बताया, अगर पीवाईक्यू बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि कट ऑफ अच्छी जाने वाली है, पीवाईक्यू घट जाता है इसका मतलब है कट ऑफ थोड़ी कम जाने वाली है। पीवाईक्यू का ये पूरा पूरा रोल है। और पीवाईक्यू का मतलब केवल ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर जो आए हुए हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन सहित। अब अधिकारी बनने वाले हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई क्वेश्चन आंसर दे के हो जाएगा काम, है कि नहीं। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन हो और यूथ कंपटीशन टाइम्स हो, ये दोनों ही बुक बहुत अच्छी है। मैं काम शुरू करने वाला हूँ, उसके पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 60 से 65 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू के थे इस बार के। अब समझो बात, अगर मान लिया जाए आपने बहुत अच्छे से पीवाईक्यू अच्छा किया, बहुत अच्छे से रटा पीवाईक्यू, अच्छे समझा, और आपने 55 क्वेश्चन पीवाईक्यू के सही कर लिए। आपने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था करंट अफेयर के अलावा, जीएस में आपने केवल पीवाईक्यू पढ़ के गए थे, घटना चक्र अच्छे से पढ़ के गए थे, 55 क्वेश्चन सही कर लिए। आपके 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। करंट अफेयर में आपने मेहनत की थी, 15 नंबर वहाँ से आ गए। और लगभग जो रीजनिंग होती है, मैथ होती है, वो 15 नंबर की आती है, और वो भी बेसिक आती है। आप 10 से 12 आप आराम से सही कर लोगे। कितना हो गया? 82, या मैं 80 मान के चलता हूँ। तो 80 प्रश्न बनाना इसी स्ट्रेटजी के साथ सही है। ज़्यादा इधर न भटक के जो 80 प्रश्न है वो इसी स्ट्रेटजी के साथ बनाए जा सकते हैं। और प्लस वो जो हिंदी है, हिंदी में भी पीवाईक्यू मैं कोई दिन दिखा दूंगा कायदे से, उसमें भी आपके 60 हैं, तो आराम से 50 प्लस तो इस बार वाले में आराम से लाए जा सकते थे, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक, तो ये हो गया आपकी स्ट्रेटजी। मैंने आपको प्रूफ दे दिया भैया, तो यहाँ से आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, चीज़ों को कवर कर सकते हो। अब मेन बात, मैं कल से आपकी पीवाईक्यू क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, पीवाईक्यू। ठीक है, देखो मेरे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है कि मैं आपको कायदे से टाइप कराऊँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाऊँ, है ना। इससे अच्छा है मैं सीधे सीधे आपको पीडीएफ फॉर्म में पढ़ाऊँगा, और ज़्यादा नहीं, रोज़ के अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो 80 से 100 प्रश्न पीवाईक्यू के ही, वो भी एक्सप्लेनेशन कर करके 2-3 क्लासों में कवर हो पाएंगे 80 से 100 प्रश्न। ठीक, एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक। अब बताओ, अब कैसे नहीं होगा प्रीलिम्स? अब कैसे नहीं होगा प्रीलिम्स? समझ सकते हो कि नहीं मेरी क्या स्ट्रेटेजी चल रही है दिमाग में, और आपके क्या चलनी चाहिए इन प्रूफ को देखकर। ठीक, तो कुल मिला के जो मोटा मोटा आंकड़ा है यही है कि सबसे पहली चीज़ हमें पीवाईक्यू को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करना है, और जब पीवाईक्यू हो जाएगा तो इसी को बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है, अगली क्लास जो होगी वो हम लोगों की पीवाईक्यू बेस्ड होगी और रेगुलर होगी, तो उसको आप लोग अच्छे से ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़िए, और प्रीलिम्स निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से। एक चीज़ और, आप जितने टॉपर्स की बात सुनिए या जितने बड़े बड़े टीचरों की बात सुनिए, वो पढ़ाएंगे पता नहीं क्या क्या, लेकिन आप अगर स्ट्रेटजी पूछोगे तो वो एक ही चीज़ बोलेंगे, भैया पीवाईक्यू अच्छा कर लो। ठीक है, और इस प्रूफ के साथ तो आप और अच्छा कर लो, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ दे दिया है कहाँ से कौन कौन से प्रश्न आए थे। टेलीग्राम पे चले जाना, पेज नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो गया हो, लेकिन प्रूफ देखने के लिए थोड़ा लंबा ज़रूरी है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सपोर्ट जरूर करते रहना इस चैनल को। नमस्कार।